जी बच्चों, वॉइस आ रही है? सर। ओके बच्चे, तो हम डिस्कस कर रहे थे काइंड ऑफ एक्टर्स की। तो हमारे पास एक्चुअली थ्री टाइप्स के एक्टर्स होते हैं। प्राइमरी एक्टर्स होते हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं और ऑफ स्टेज एक्टर्स होते हैं। जो डायरेक्टली किसी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं वो हमारे पास प्राइमरी एक्टर्स होते हैं। जो हमारे पास सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, जो एक प्रोसेस इनिशिएट होता है उसकी सपोर्ट में जो अदर आपके पास एक्टर्स उसके साथ वर्क करते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक नहीं होते प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, वो हमारे पास क्या होते हैं? सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं। और हमारे पास जो ऑफ स्टेज एक्टर्स होते हैं, ऑफ स्टेज नेम से ही सिग्निफिकेंस का पता लग रहा है कि हमारे पास ये डायरेक्टली किसी प्रोसेस के साथ ये लिंक नहीं होते, लेकिन हर प्रोसेस पे इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। जिसकी एग्जांपल हमने ली थी कि हमारे पास अगर हम बिल करते हैं तो हमारे पास जो गवर्नमेंट साइड से जो टैक्स डिटेक्ट होता है, तो हमारे पास जो गवर्नमेंट है इसमें वो ऑफ स्टेज एक्टर्स है। और स्पोर्टिंग एक्टर्स की हमने एग्जांपल ली थी कि हमारे पास जब हम एक एटीएम मशीन में एज अ यूज़र, एज अ एक्टर एक प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं तो हम प्राइमरी एक्टर हैं। और हमारे प्रोसेस की सपोर्ट में जो अदर एक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं वो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास थ्री टाइप्स के एक्टर्स होते हैं। अब यूज़ केस बनाने जा रहे हैं। यूज़ केस में हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं कि हाउ टू फाइंड यूज़ केसेस। कि हमारे पास स्टोरीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, सिनेरियोज हैं जो हमने बिल्ड करने हैं। वो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उन्हें देखते हुए जो यूज़ केसेस हैं वो किस तरह फाइंड आउट करने हैं। उसमें सबसे पहले हमें सिस्टम बाउंड्रीज को चूज़ करना पड़ेगा, प्राइमरी एक्टर्स को देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई गोल्स फॉर ईच प्राइमरी एक्टर्स देखना पड़ेगा, और डिफाइन यूज केसेस दैट सेटिस्फाई यूजर गोल्स। तो ये हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं। इन्हें वन बाय वन देख लेते हैं कि ये गाइडलाइंस कैसे वर्क करती हैं। कि सबसे पहले बाउंड्री हमने डिफाइन करनी होती है। कि ये हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है, ये वही एग्जांपल है जो हमने पीओएस एग्जांपल देखी थी स्टार्ट में, पॉइंट ऑफ सेल्स वाली। कि हमारे पास ये किसी भी स्टोर का एक सिस्टम हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, पीओएस सिस्टम। इसमें हमारे पास एक कैशियर होगा जो इसे यूज़ कर रहा होगा। हमारे पास क्या होगा कि जब कस्टमर जाता है सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी चीज़ें कलेक्ट करता है जो कि उसने परचेज करनी होंगी। कलेक्ट करने के बाद वो कैशियर के पास आता है। कैशियर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ बार कोड वो चीज़ें एंटर करता है अपने सिस्टम में। जब सिस्टम में एंटर करता है तो वो उसके इन्वेंट्री सिस्टम में वो चीज़ें जो आपने परचेज कर ली होंगी वहाँ से डिटेक्ट हो जाएंगी, वो डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि वो अब आपने परचेज कर ली है, वो अब उस सिस्टम का पार्ट नहीं रहेंगी। तो वो डिटेक्ट हो जाएंगी। और जो चीज़ आपने परचेज की होगी वो जितनी की होगी उसके अगेंस्ट एक बिल क्रिएट हो जाएगा सम करने से। फिर क्या होगा कि आप बिलिंग सिस्टम, जो भी आपने जिस तरह भी आपने बिल उसका बिल आपने पे करना है, बिल पे करोगे। बिल पे करने के बाद आप क्या करोगे, बिल पे हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और आप चेकआउट करके उस स्टोर से चले जाओगे। एक्चुअली में हमारे पास ये एक सीक्वेंस है। तो हर प्रोसेस में हम उसकी बाउंड्री डिफाइन करते हैं कि पीओएस सिस्टम है, फिर जो सबसे पहले कैशियर होगा उसका गोल क्या होगा कि वो प्रोसेस करेगा सेल्स को। सेल को प्रोसेस कर लिया। इसकी बाउंड्री में क्या है कि वो चेकआउट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कैशियर की है। उसके बाद एक बाउंड्री है, हो सकता है कि एक कैशियर ना हो, स्टोर में मल्टीपल कैशियर वर्क कर रहे हो और हर कैशियर बिलिंग कर रहा हो। तो जितने भी कैशियर होंगे उनके ऊपर एक ओवरऑल सिस्टम होगा जिसे एंटरप्राइज सेलिंग सिस्टम कहेंगे। तो वो क्या कर रहा होगा, सेल्स एक्टिविटी सिस्टम देख रहा होगा कि जितने भी कैशियर से जितनी भी सेल्स हो रही थी, जिस डिफरेंट वेज में सेल्स हो रही थी, उनके ऊपर एक चेक क्रिएट कर रहा है। वो उन्हें चेक कर रहा है। उसकी बाउंड्री क्या है, वो कि वो सेल्स एक्टिविटी सिस्टम है। इसका गोल क्या है, एनालाइज सेल्स एंड परफॉर्मेंस डाटा। फिर हमारे पास उस बाउंड्रीज के बाहर क्या है कि ये हमारे पास बाउंड्रीज में आ रही हैं ये वाली चीज़ें, और हर बाउंड्रीज में हमने डिफाइन की है कि क्या कौन इसका एक्टर है और उसकी बाउंड्रीज क्या है। उसके बाहर हमारे पास क्या है, सेल्स टैक्स एजेंसी है जो कि टैक्स कलेक्ट कर रही है और कस्टमर्स हैं जो कि आइटम्स को बाय कर रहे हैं।
तो ये हमने क्या करना है, सिस्टम की बाउंड्रीज डिफाइन करनी है कि एक हमारे पास अगर एक्टर है, एक प्रोसेस है, उसकी बाउंड्री क्या है, एक अदर प्रोसेस है तो उसकी बाउंड्रीज क्या है, और बाउंड्रीज के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं और बाउंड्रीज के बाहर कौन सी चीज़ें आती हैं। सेकेंड हमारी गाइडलाइन में था कि हमने प्राइमरी एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और उनके गोल्स डिटेक्ट करने हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी बेस पे हम एक्टर्स उनके गोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं कि हु स्टार्ट एंड स्टॉप द सिस्टम, हु डज यूजर एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, व्हाट डज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए हम अपने एक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली में हमारे प्राइमरी एक्टर्स कौन से हैं जो कि हमारे इस प्रोसेस का पार्ट होंगे, और उनका फर्दर वन बाय वन हर एक्टर का गोल क्या है। ये तो हमने पहले ही जब लिसिटेशन का प्रोसेस किया था, लिसिटेशन के प्रोसेस में ही हमने एक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए थे कि हम जब बात कर रहे थे कि इनके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो हम क्या करते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इनका गोल्स होता है, हम उन्हें एज एक्टर्स और फर्दर उनके गोल्स में डिफाइन कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज द एक्टर एंड गोल्स इन एन एक्टर गोल लिस्ट। एक एक्टर गोल लिस्ट बना लेते हैं। उसमें क्या होता है कि एक एक्टर होता है और फर्दर उसके जो गोल्स होते हैं उन्हें हम डिफाइन कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास कुछ एक्टर्स आ रहे हैं और फर्दर उनके गोल्स आ रहे हैं। एक कैशियर है तो कैशियर का गोल क्या है, प्रोसेसेस, सेल्स, प्रोसेसेस, रेंटल, सो एंड सो फार, जितने भी उसके गोल्स हैं। फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। अब ये एक्टर है, इनके गोल्स के हैं ऐड यूज़र, मॉडिफाई यूज़र, डिलीट यूज़र एंड सो फार, जितने भी इनके गोल्स हैं वो हमने मेंशन कर दिए। इसी तरह मैनेजर है, मैनेजर ने स्टार्टअप करना है, शट डाउन करना है, सेल्स एक्टिविटी सिस्टम है, एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस डाटा। तो हमने क्या किए, कुछ एक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और हर एक्टर के अगेंस्ट जो उसका गोल है वो भी हमने डिफाइन कर लिया है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये गाइडलाइन पढ़ रहे हैं कि हमने अगर यूज़ केस बनाना है तो उसके हमारे पास गाइडलाइंस क्या हैं। तो हम वन बाय वन गाइडलाइंस को देख रहे हैं जस्ट अभी। ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है कि हमारे पास क्या है, उसी स्टोर का जिसकी हम बात कर रहे थे, रिटेल स्टोर की बात कर रहे थे। तो उसमें जो प्रोसेस जिस तरह परफॉर्म होता है उसके अगेंस्ट हमने एक यूज़ केस बना लिया है। हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे आप जो देख रहे होगे, जो ह्यूमन एज अ ह्यूमन शेप में आ रहे हैं, ये जो एक्टर्स आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली एक्टर्स हैं सारे के सारे। कि हमारे पास एक कस्टमर होगा वो भी एक्टर होगा, कैशियर होगा, मैनेजर होगा, ये हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा। जो भी हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ रहे हैं ये क्या है, ये एक्टर्स हैं। और एक्चुअली में ये प्राइमरी एक्टर्स हैं। प्राइमरी एक्टर्स वो हैं जो प्रोसेस को क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे, जिन्हें हम कह रहे थे ये कि वो प्राइमरी एक्टर्स हैं। तो ये हमारे पास प्राइमरी एक्टर्स हैं और ये हमारे पास कुछ क्या प्रोसेसेस हैं जिन्हें वो क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास राइट साइड में भी कुछ क्या आ रहे हैं, ये भी एक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन ये जो एक्टर्स हैं ये हमारे पास सेकेंडरी एक्टर्स हैं, ये प्राइमरी एक्टर्स नहीं हैं। तो जो हमारे पास प्राइमरी एक्टर्स होंगे वो हम मोस्ट लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और जो अदर देन प्राइमरी एक्टर्स होंगे वो हम राइट साइड पे लिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ये हमारे पास ये यूज़ केस बना हुआ है कि कैशियर क्या करता है, प्रोसेस सेल करता है, सॉरी कस्टमर क्या करता है, प्रोसेस सेल्स से उसका लिंक है, उसका हैंडल रिटर्न के साथ लिंक है, कैशियर का लिंक प्रोसेस सेल्स के साथ भी है, रिटर्न के साथ भी है, कैश इन के साथ भी है। फिर कैश इन में फर्दर आपके पास अदर एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट यूज़ केस बना हुआ है जिसमें कुछ प्राइमरी एक्टर्स हैं और कुछ सेकेंडरी एक्टर्स हैं। और जो हमारे पास प्राइमरी एक्टर्स हैं, प्राइमरी एक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट किया एज अ ह्यूमन। और जो सेकेंडरी एक्टर्स हैं उन्हें हम किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल कर रहे हैं। और जो हमारे पास प्रोसेसेस आ रहे हैं, जो हम प्रोसेसेस अप्लाई कर रहे हैं वो ओवल शेप में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक यूज़ केस है किसका, एक रिटेल स्टोर का, जिसमें कुछ प्राइमरी एक्टर्स हैं, कुछ सेकेंडरी एक्टर्स हैं। प्राइमरी जो एक्टर्स हैं वो हमारे पास ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन में है, और जो अदर देन प्राइमरी एक्टर्स हैं वो हमने रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किए हैं।
इसमें हमने अगर एक बात करें जस्ट किस, ये हमारे पास एक यूज़ केस है कि ये ओवरऑल यूज़ केसेस हैं, उसमें से एक यूज़ केस कौन सा, प्रोसेस सेल का है। तो हमने जस्ट उसमें से एक एक हमने यूज़र केस हमने बनाया है, यूज़ केस बनाया है। यूज़ केस में हमारे पास क्या, प्रोसेस सेल का। तो उसी तरह वही चीज़ें जो हमने अभी एलेबोरेट की हैं कि जो स्पोर्टिंग एक्टर्स हैं अदर देन प्राइमरी एक्टर्स हैं वो हमने रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट की हैं, और जो प्राइमरी एक्टर्स हैं वो हमने ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट की हैं। और जो प्राइमरी एक्टर्स आ रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, और जो अदर देन प्राइमरी एक्टर्स आ रहे हैं वो राइट साइड पे आ रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ यूज़ केसेस थे, उनमें से एक यूज़ केस हमने उठाया और उसे एलेबोरेट करें कि एक्चुअली में यूज़ केस की वर्किंग कैसे हो रही है। फिर हम क्या है कि अल्टरनेट एक्टर नोटेशन, कि हम क्या कर सकते हैं अदर देन प्राइमरी एक्टर्स को भी, हम जो हमने तो अभी बात की थी कि जो प्राइमरी एक्टर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन एज अ ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन होगी, और जो अदर देन प्राइमरी एक्टर्स होंगे उन्हें हम रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, अल्टरनेटिव भी हमारे पास इसके हैं। कि अल्टरनेटिव हमारे पास नोटेशंस कौन सी हैं कि हम अदर देन प्राइमरी एक्टर्स को भी ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो गुड एंड वेल प्रैक्टिस जो समझी जाती है वो यही समझी जाती है कि प्राइमरी एक्टर्स को ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन में शो किया जाए, और जो अदर देन प्राइमरी एक्टर्स हैं उन्हें रेक्टेंगल शेप में किया जाए। हमारे पास क्या है कि यूज़ केस को हमने जब राइट अप करना है तो एक्चुअली में हमारे पास इसके कुछ स्टाइल्स और कुछ फॉर्मेट्स हैं। Use cases are text documents, not diagrams, and use case modeling is primarily an act of writing text, not drawing diagrams. अब इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट हम क्या करेंगे, यूज़ केसेस क्रिएट करेंगे। उसमें हमारे पास जो स्टाइल यूज़ करेंगे वो क्या है, ब्लैक बॉक्स यूज़ केसेस स्टाइल है। ब्लैक बॉक्स यूज़ केसी स्टाइल में क्या होता है कि जब भी ब्लैक बॉक्स यूज़ केसी स्टाइल की बात होगी तो इट मीन्स कि इसमें जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, जो भी पॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनमें हम जो कंसर्न होगा वो जस्ट कंसर्न किसके साथ होगा, वो कंसर्न होगा व्हाट के ऊपर, हाउ के ऊपर नहीं होगा। कि हमने जस्ट ये बताना है कि एक्चुअली में हमने इम्प्लीमेंट क्या करना है, हमने ये नहीं बताना कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो ये ब्लैक बॉक्स जो यूज़ केसेस हैं, इसमें ये एक्चुअली इसका ये बेनिफिट है कि इसमें इसमें जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसमें जो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं वो हम करते हैं कि हमने सिर्फ रिक्वायरमेंट बतानी होती है कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, हमारे पास क्या उसकी, हमने ये नहीं बताना कि वो परफॉर्म कैसे होंगी और कैसे इम्प्लीमेंट होगी। तो हमने जस्ट वर्ड पे रहना है, हाउ पे नहीं जाना। और इसके फॉर्मेट्स की बात करें तो हमारे पास यूज़ केसेस के 3 फॉर्मेट्स होते हैं। एक ब्रीफ फॉर्मेट होता है, एक कैजुअल फॉर्मेट होता है, और एक फुली ड्रेस्ड फॉर्मेट होता है। तो हमने जो स्टाइल यूज़ करना है वो ब्लैक बॉक्स यूज़ करना है, और उसके फॉर्मेटिंग जो हम कर सकते हैं वो 3 वेज में कर सकते हैं। ब्रीफ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, कैजुअल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, और फुली ड्रेस फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास है कि जो इम्पोर्टेंट है कि ये फॉर्मेटिंग तो करनी ही करनी है, जो मार्केटिंग में वेल प्रैक्टिस समझी जाती है वो ब्रीफ एंड फुली ड्रेस समझी जाती है। कैजुअल ना भी करें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रीफ और फुली ड्रेस्ड हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। तो अब हम जो स्टाइल यूज़ करेंगे वो ब्लैक बॉक्स यूज़ करेंगे, और फॉर्मेटिंग में हम जो यूज़ करेंगे वो ब्रीफ और फुली ड्रेस्ड हो सकता है। तो अब ब्लैक बुक स्टाइल में ये देखो कि ये हमने एक ब्लैक बुक स्टाइल है और एक ब्लैक बुक स्टाइल नहीं है। अब हमने एक रिक्वायरमेंट को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, द सिस्टम रिकॉर्ड्स द सेल। अब ये क्या है, ये एक रिक्वायरमेंट है जो कि हमने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बॉक्स स्टाइल लिख दिया। और दूसरी साइड पे अदर देन ब्लैक बॉक्स स्टाइल को यूज़ किया गया है, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स गिवन है वो कुछ इस तरह, द सिस्टम राइट्स द सेल टू अ डेटाबेस, द सिस्टम जनरेट एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट फॉर अ सेल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि जो अदर देन ब्लैक बॉक्स स्टाइल है उसमें ये भी बताया गया है कि व्हाट एंड हाउ, दोनों चीज़ें बताई गई हैं कि क्या करना है और कैसे करना है।
लेकिन ब्लैक बॉक्स स्टाइल में जस्ट ये बताया गया है कि एक्चुअली में करना क्या है। और हमने ये स्टार्ट में ये बात की थी कि जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं तो उसमें हमने हाउ चीज़ पे फोकस नहीं करना है, हमने जस्ट वर्ड पे फोकस करना है कि एक्चुअली में हमने करना क्या है। हमने ये नहीं बताना कि जो करना है वो होगा कैसे। तो ब्लैक बॉक्स स्टाइल में हमने वही रिक्वायरमेंट से लिखी है, वो कुछ इस तरह लिखी है कि द सिस्टम रिकॉर्ड्स द सेल, दैट्स इट। तो ये हमारे पास बेनिफिट है ब्लैक बॉक्स स्टाइल को यूज़ करने का। उसके बाद फॉर्मेटिंग आ जाती है। फॉर्मेटिंग हमारे पास एक ब्रीफ फॉर्मेटिंग थी, एक कैजुअल फॉर्मेटिंग थी और एक फुली ड्रेस फॉर्मेटिंग थी। अब ब्रीफ में क्या होता है कि अ कस्टमर अराइव्स एट अ चेकआउट विद आइटम्स टू परचेज, ये वही एग्जांपल है पीओएस सिस्टम वाली कि उसमें किस तरह सीक्वेंस होगा, कि उसमें एक नॉर्मल फ्लो बताया है कि किस सीक्वेंस में एक प्रोसेस परफॉर्म होगा। कि कस्टमर अराइव्स एट अ चेकआउट, चेकआउट पॉइंट पे आएगा जो चीज़ों से परचेज की हैं। द कैशियर यूज द पीओएस सिस्टम टू रिकॉर्ड ईच परचेज आइटम्स। द सिस्टम प्रेजेंट्स a running total and line item details, and the customer enters payments information which the system validate and records. The system update inventory. The customer receive a receipt from a system and then leaves with the items. तो ये हमने क्या किया है, अपनी जो हमारे पास हमने जो यूज़ केस बनाया है वो विद द हेल्प ऑफ ब्रीफ फॉर्मेटिंग बनाया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक जस्ट हमें नॉर्मल फ्लो बताया है कि किस तरह कस्टमर चेकआउट पॉइंट पे आएगा, कैशियर वो चीज़ें सिस्टम में एंटर करेगा, तो ग्रैंड टोटल होगा, कस्टमर पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद वो चीज़ें इन्वेंट्री से डिटेक्ट हो जाएंगी, कस्टमर को एक रिसिप्ट जनरेट होगी और कस्टमर चला जाएगा अपनी आइटम्स के साथ। और फिर हमारे पास आता है कैजुअल। कैजुअल में हमारे पास दोनों चीज़ें बताई गई हैं, मेन सक्सेस सिनेरियोज भी बताया गया, अल्टरनेट सिनेरियो भी बताया गया है। कैसे अल्टरनेट कैसे है कि लेट्स सपोज कि हमने बात की कस्टमर आया चेकआउट पॉइंट पे, कैशियर ने चीज़ें एंटर की, टोटल हुआ, टोटल होने के बाद कस्टमर ने पेमेंट मेथड जब उसने अप्लाई किया तो उसने अपना एक कार्ड दिया कि वो जो पेमेंट करना चाहता है वो विद द हेल्प ऑफ कार्ड करना चाहता है। लेकिन जब उसने कार्ड दिया तो जो उनका सिस्टम था कैशियर का, उसने उसे ऑथेंटिकेट नहीं किया या ऑथेंटिकेट कर लिया, तो उस कार्ड में इतना बैलेंस नहीं था कि वो पेमेंट कर सके। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरप्ट क्रिएट होगी, कि प्रोसेस चल रहा था उसके इन बिटवीन हमारे पास एक इंटरप्शन क्रिएट होगी, कि इंटरप्ट क्रिएट हो गया कि ये प्रोसेस आगे नहीं चल सकता, कि वो पेमेंट अगर होगी, पेमेंट होने के बाद ही तो रिसिप्ट मिलेगी और वो अपनी चीज़ें लेके जा सकता है। तो अगर जब हम एक नॉर्मल फ्लो में काम कर रहे होंगे तो नॉर्मल फ्लो में वर्क करते करते इन बिटवीन अगर कुछ इंटरप्ट क्रिएट हो जाती है, तो जब इंटरप्ट क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या प्रोसीजर्स होंगे, मतलब उसका अल्टरनेटिव पाथ भी देना पड़ेगा। तो ये ब्रीफ में नहीं होता, ब्रीफ में जस्ट नॉर्मल फ्लो होता है और सक्सेसफुल पाथ होता है। लेकिन जो आपके पास कैजुअल होता है उसमें सक्सेसफुल पाथ भी होता है और अल्टरनेटिव सिनेरियो भी होता है। कि लेट्स सपोज अगर कस्टमर ने कार्ड दिया तो उसमें इतना बैलेंस नहीं था कि वो उन चीज़ों को परचेज कर सके, तो हो सकता है कि अल्टरनेटिव पाथ हमें ये बता दे कि उसके पास कुछ हार्ड कैश हो, तो वो हार्ड कैश दे के वो चीज़ें परचेज कर ले। तो हमारे पास क्या होता है कि एक नॉर्मल फ्लो होता है और एक नॉर्मल फ्लो में अगर कोई इंटरप्ट क्रिएट हो जाता है तो उसके अगेंस्ट इंटरप्ट होने के बाद जो फर्दर आपके पास अल्टरनेटिव सिनेरियोज होते हैं तो वो भी हमें क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। कि अगर कि हमारे पास कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, कहीं पे हमारा जो वर्क फ्लो चल रहा है वो कहीं पे हमारे पास मिस्टेक हो जाती है, उस सिनेरियो में कुछ इंटरप्शन आ जाती है, तो फिर अल्टरनेटिव सिनेरियोज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो कैजुअल में जो सक्सेस सिनेरियो होता है वो भी होता है, अल्टरनेटिव सिनेरियो भी होता है, लेकिन ब्रीफ में जस्ट हमारे पास नॉर्मल फ्लो होता है कि ये इसी तरह वर्क करेगा, अल्टरनेटिव इसमें सिनेरियो नहीं होता। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है फॉर्मेटिंग में, ब्रीफ में और कैजुअल में। और जब हम फुली ड्रेस्ड फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ यूज़ केसेस होते हैं। अब यूज़ केसेस में फर्दर हमने उसे डिवाइड किया होता है सब पोर्शंस में। कैसे कि सबसे पहले यूज़ केस का नेम आएगा कि जो यूज़ केस बनाने जा रहे हो इसका नेम क्या है, आप वो बताओगे जो कि वर्ब में लिखोगे।
फिर उसका स्कोप क्या है, क्या हो सकता है कि एक आपके पास मल्टीपल यूज़ केसेस हों। तो जो यूज़ केस बनाने जा रहे हो, लेट्स सपोज एक कैशियर का यूज़ केस बनाने जा रहे हो, तो जो चीज़ें इस यूज़ केस में आ रही हैं वो आप उसमें डिफाइन करते हो कि इस यूज़ केस में ये चीज़ें हैंडल होंगी, तो वो स्कोप में आ जाएंगी। और लेवल क्या होगा उसका कि यूज़र गोल और सब फंक्शन कि ये किस लेवल पे वर्क हो रहा है, कि एक्चुअली ये ये एक ओवरऑल एक यूज़ केस है, पूरी जो सिनेरियो लिखा गया है उस पे ये फुल हमारे पास यूज़ केस है, या किसी भी यूज़ केस का आगे फर्दर एक छोटा सा पार्ट है, तो आप यहाँ पे एक लेवल डिफाइन करते हो। तो फुली डेप्थ में यूज़ केस का नेम आ जाता है, जो यूज़ केस बना रहे होगे उस यूज़ केस में जो जो चीज़ें उसके अंडर आ रही हैं वो डिफ़ाइन करोगे। लेवल डिफ़ाइन करोगे कि ये ओवरऑल एक प्रोसेस का यूज़ केस है, या किसी भी यूज़ केस में फर्दर आगे उसका कुछ पार्ट है। फिर प्राइमरी एक्टर बताओगे कि जो यूज़ केस बना रहे हो इसमें जो प्राइमरी एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जो इसमें काम करेंगे वो नोट डाउन करोगे। स्टेक होल्डर्स एंड इंटरेस्ट बताओगे, ये तो आपने लिसिटेशन के प्रोसेस में आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि कौन कौन इनके स्टेक होल्डर, इस केस के अंदर कौन कौन से स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, किन किन स्टेक होल्डर का इस यूज़ केस में कंसर्न है, और फर्दर हर स्टेक होल्डर का उसमें क्या इंटरेस्ट है। फिर प्री कंडीशंस बता दोगे, प्री कंडीशंस किसी भी यूज़ की कुछ प्री कंडीशंस हो सकती हैं। प्री कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि लेट्स सपोज अगर हम एक लाइब्रेरी सिस्टम का यूज़ केस बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हमने एक बुक को फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करने से पहले अगर हमारा लाइब्रेरी सिस्टम में अकाउंट बना होगा तो ही हम सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वो सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये प्री कंडीशन आ जाएगी कि अब उसका अकाउंट बना हुआ है, तब वो जाके उस सिस्टम को यूज़ करके अपनी बुक को सर्च कर सकता है, अदरवाइज वो सर्च नहीं कर सकता। तो कुछ प्री कंडीशंस भी हो सकती हैं कि अगर एक यूज़ केस बना रहे हैं तो इस यूज़ केस को यूज़ करने से पहले हमारे पास ये प्री कंडीशंस होनी चाहिए। सक्सेस गारंटी आनी चाहिए कि हमने बताना है कि अगर ये यूज़ केस अगर हम ये यूज़ केस को अप्लाई करेंगे, ये प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, तो एट द एंड हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हम किस में लिखेंगे, सक्सेस गारंटी में लिखेंगे कि हमारे पास कि हम ये चीज़ एंड पे अचीव करेंगे। और मेन सिनेरियो आ जाता है। मेन सिनेरियो क्या होता है, अनकंडीशनल हैप्पी पाथ सिनेरियो ऑफ सक्सेस होता है। जैसे सक्सेस में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ वही बात बताते हैं कि जो एक नॉर्मल फ्लो में होती है, इसमें अल्टरनेटिव पाथ हम नहीं बताते। इफ़ की कंडीशन यहाँ पे इफ़ वर्ड यहाँ पे नहीं आता, जस्ट हमने ये बताना होता है कि हम किस तरह एक फ्लो को अप्लाई करेंगे और एट द एंड हमें क्या मिलेगा। फिर कुछ एक्सटेंशंस आ जाती हैं। एक्सटेंशन हम किसे कहते हैं, अल्टरनेट सिनेरियो को कहते हैं कि अगर हम एक प्रोसेस ये यूज़ केस हम यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे अगर कोई इंटरप्ट आ जाती है, कोई ना कोई आपके पास मिस्टेक हो जाती है, या कोई भी इनवैलिड आप इनपुट कर देते हो, तो फिर जो आपको अल्टरनेटिव पाथ यूज़ करना पड़ेगा या अल्टरनेट सिनेरियो यूज़ करना पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशंस कहते हैं। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स इसमें क्या आ सकती हैं, रिस्पॉन्स टाइम आ सकता है, जो भी नॉन रिलेटेड टू नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं कि आपके पास इतने अगर ये यूज़ केस बना रहे हैं, ये प्रोसेस जब चलेगा तो ये प्रोसेस इतने टाइम में आउटपुट देनी चाहिए। तो जो भी इससे रिलेटेड जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के कॉलम में आ जाएगा, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो वो किस में आ जाता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। टेक्नोलॉजी एंड डाटा वेरिएशन लिस्ट आ जाता है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हो, डाटा वेरिएशन लिस्ट आ जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस आ जाती है कि जो ये यूज़ केस बना रहे हो, लेट्स सपोज ये जो यूज़ केस बना रहे हो, ये किसी भी लाइब्रेरी सिस्टम में बुक सर्च करने का यूज़ केस बना रहे हो, तो ये ओवरऑल जब आप एक प्रोसेस अप्लाई करोगे तो ये प्रोसेस कितनी दफ़ा करोगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लिखोगे कि ये हो सकता है कि ये पूरे प्रोसेस में जस्ट एक ही दफ़ा यूज़ हो सकता है ये 2 टाइम अकर हो सकता है ये मल्टीपल टाइम अकर हो सकता है, तो जितनी भी उसकी पॉसिबिलिटी अकर होने की वो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस में लिखेंगे। मिसलेनियस आ जाता है कि जो यूज़ केस बना रहे हो, जब इसके अगेंस्ट जब आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी, तो इससे रिलेटेड अगर कोई इश्यूज थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो वो मिसलेनियस कॉलम में आ जाएगा कि इससे रिलेटेड ये इश्यूज आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, फुली ड्रेस्ड फॉर्मेटिंग थी
कि सबसे पहले हमने बात की कितनी टाइप्स की फॉर्मेटिंग होती है, 3 टाइप की होती है। ब्रीफ होती है, इसमें हमारे पास नॉर्मल फ्लो होता है, इसमें नॉर्मल फ्लो भी होता है और अल्टरनेटिव फ्लो भी होता है। और हमारे पास थर्ड फॉर्मेटिंग हमारे पास फुली ड्रेस फॉर्मेटिंग थी। फुली ड्रेस में हमारे पास अगर हमने ये फॉर्मेटिंग करनी है तो इस तरह हमें ये चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी हर यूज़ केस में, और उस यूज़ केस से रिलेटेड वो हमें इंफॉर्मेशन साथ साथ मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अगर मैं हम बात करें इसी फुली ड्रेस में, तो ये हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, सीक्वेंस ऑफ एक्शन है कि क्या होगा, कि यूज़ केस क्या है। ये यूज़ केस हमारे पास जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम था उसमें से एक यूज़ केस हमने उठाया, कौन सा, प्रोसेसिंग सेल का। अब इसमें क्या होगा कि यूज़र सिलेक्ट न्यू सेल ऑप्शन, सिस्टम रिक्वेस्ट आइटम आइडेंटिफायर, यूज़र एंटर्स आइटम आइडेंटिफायर, सिस्टम रिकॉर्ड सेल्स ऑफ आइटम एंड सिस्टम डिस्प्लेज आइटम डिस्क्रिप्शन प्राइस करंट टोटल। User select sales finished option, system displays total and text dues. User select payment options, system request payment information. User enter payment information. System handles payments. Systems log completed sale and send sales information to accounting. System generate receipt. अब क्या है कि ये हमारे उस स्टोर में जो प्रोसेस सेल का प्रोसेस है उसके अगेंस्ट हमने एक यूज़ केस बनाया है। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है और इन बिटवीन जितने भी एक्शन रहे उन्हें हमने वन बाय वन सीक्वेंस में नोट डाउन कर लिया। तो ये हमारे पास किसके अगेंस्ट यूज़ केस बनाया गया है, प्रोसेस सेल के प्रोसेस के अगेंस्ट यूज़ केस बनाया गया है। तो इसमें हमने लिखा है स्टेप 2 और 5 रिपीटेड अनटिल यूज़र फिनिश्ड, कि अभी की हो सकता है कि यूज़र ने मल्टीपल आइटम्स परचेज की हो, तो जितनी आइटम परचेज की हो उतने टाइम 2 to 5 स्टेप चलता रहेगा कि वो जो भी इसने चीज़ दी होगी उसे आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉर्ड में देखेगा, उसकी प्राइस को टोटल करता जाएगा, सम अप करता जाएगा, सम अप करता जाएगा। जब उसकी आइटम्स ख़त्म हो जाएंगी फिर वो क्या करेगा, सेल सेल स्टेप को फिनिश कर देगा टोटल, और प्लस टैक्स जमा करके वो उसे डिस्प्ले कर देगा। पेमेंट ऑप्शन यूज़र सेलेक्ट करेगा, हार्ड कैश या सॉफ्ट कैश होगा, तो फिर वही ये प्रोसेस है। तो ये कंप्लीट यूज़ केस है किसका, एक स्टोर में सेल प्रोसेस का। तो ये तो हमारे पास आ गया सिनेरियो, यूज़ केस आ गया। तो अब हमने क्या किया है कि अगर हम इसी फुली ड्रेस की बात करें तो फुली ड्रेस में हमारे पास स्टेप आ रहा था एक्सटेंशन का। तो हमने उसी को जस्ट एलेबोरेट करने के लिए ये एग्जांपल उठाई है कहीं से, कि हमने एक बुक से ये एग्जांपल लिए है कि हमारे पास एक्सटेंशंस का स्टेप कैसे परफॉर्म हो सकता है। कि अब देखो 3A इनवैलिड आइडेंटिफायर, अब ये किसके अगेंस्ट एक्सटेंशन आ रही है, कि ये हमारे पास ओवरऑल टोटल क्या था, नॉर्मल फ्लो था, कि ये इसी तरह वर्क करता रहेगा तो एट द एंड जो हमारी अचीवमेंट होगी वो हम अचीव कर लेंगे। लेकिन हो सकता है कि किसी भी स्टेप में कोई भी इंटरप्ट क्रिएट हो जाए, तो जब इंटरप्ट क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद किस तरह प्रोसेस चलेगा ये हमने वो डिफाइन करना है। तो ये जो 3A है इट मीन जो 3 स्टेप है, अगर इस पे कोई इंटरप्ट क्रिएट हो जाती है तो फिर क्या करना है, तो वो हमने एक्सप्लेन किया किसमें, एक्सटेंशन वाले पार्ट में, कि सिस्टम सिग्नल्स एरर एंड रिजेक्ट एंट्री। कि इसमें क्या है कि उसने बार कोड से एंटर किया कि ये चीज़ मैंने परचेज करनी है, सिस्टम ने उसे डिटेक्ट ही नहीं किया कि ये हमारे पास कहीं स्टोर में पड़ी है। तो जब ये हो जाएगा तो फिर क्या करना है, तो क्या होगा कि ये हमारे पास अल्टरनेटिव फ्लो आ गया। फिर सिस्टम आस्क्स कैशियर टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द परचेज, कि ये भी हो सकता है कि यूज़र ने सबसे पहले कुछ 10 आइटम्स परचेज कर ली हैं, लेकिन एट द एंड उसने कहा कि नहीं मुझे ये आइटम नहीं चाहिए, ये मेरे बिल में से निकाल दो। तो ये एक नॉर्मल फ्लो से हट के हमारे पास इंटरप्ट आ रही है। तो जब ऐसा होगा तो फिर क्या करना है, वो हमने किस में लिखा है, एक्सटेंशन में लिखा है कि अगर इस लाइन पे इस एक्शन में अगर कोई इंटरप्ट आ जाती है तो उसे कैसे हैंडल करना है, कि कैशियर एंटर्स आइटम आइडेंटिफायर फॉर रिमूवर फॉर सेल, वो उसका जो भी रेफरेंस नंबर होगा वो उसे एंटर करेगा और वो कहेगा कि इसे रिमूव कर दो इनके बिल में से। और सिस्टम अपडेटिंग रनिंग टोटल, और इसके जो टोटल होगा उसमें से वो डिटेक्ट हो गया, अब जितना टोटल रह जाएगा वो आपको शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शन आ रही है कि अगर इस 3 to 6 में एक्शन में से कुछ आपके पास मिस्टेक हो जाती है तो फिर क्या करना है,
3 6 में से अगर इस तरह की कुछ आपके पास इंटरप्ट क्रिएट हो जाती है, तो अगर ये इंटरप्ट क्रिएट होगी तो अल्टरनेटिव ये सिनेरियो एक्सेप्ट करना है, ये अडॉप्ट करना है। अगर थ्री वेरी फर्स्ट जो आप थ्री आपके पास जो है, ये वाली थ्री वाला एक्शन कहीं ना कहीं इस पे जो इंटरप्ट क्रिएट हो जाती है, इस तरह की इंटरप्ट क्रिएट होगी तो हमने इसका ये अल्टरनेटिव अडॉप्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कुछ क्या थी, हमारे पास आ रही थी यूज़ केसेस से। ये एक यूज़ केस क्रिएट किया, तो यूज़ केसेस में जो एक्शन से अगर किसी एक्शन में हमारे पास कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई इंटरप्ट हो जाता है, तो उसका अल्टरनेट सिनेरियो भी बताना है कि फिर हमने इसे ऐसे करना है। तो अब तक हमने एक्चुअली हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं कि हमारा जो आज का कंटेंट, जो हमने आज कंटेंट कवर किया है, वो है कि सबसे पहले हमने देखा कि एक्चुअली में हमारे पास एक्टर क्या होता है, सिनेरियोज क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एक्टर्स कितनी होती है, प्राइमरी, सपोर्टिंग एक्टर। और फर्दर हमने देखा कि अगर हमने यूज़ केस बनाना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो देखा कि बाउंड्रीज डिफाइन करनी है, एक्टर्स डिफाइन करने और यूज़ केसेस डिफाइन करने। और उसके बाद हमने कुछ देखा इसके कि हमने स्टाइल कौन सा यूज़ करना है और फॉर्मेटिंग क्या होती है, और ये 3 टाइप की फॉर्मेटिंग की है हमने। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स लेके ये जो फॉर्मेटिंग है इन्हें हम यूज़ करते हुए अपनी यूज़ केसेस को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं लेक्चर। 1 मिनट रह गए, जल्दी से चैट में अपनी आप लोग अटेंडेंस सेंड कर दो सब लोग।